कॉटन रुई लगा दी गई और फिर मीर तकी मीर को खबर दी गई, आइए और अपनी बेटी की लाश को देख लो। मीर तकी मीर जैसे घर के अंदर जाते और अपनी बेटी के चेहरे पर नजर डालते, रोते हुए मीर तकी मीर का हाल बुरा है, अपनी बेटी के कफन पर नजर डालते। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। उस वाक़े को भी अपने सामने रखिए। बहुत बड़ा हिंदुस्तान का शायर जिसका नाम था मीर तकी मीर। कैसा शायर, तोती बोलती थी उसकी, कोई बेटा नहीं, सिर्फ एक बेटी उसकी। अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगा, एक रिश्ता पसंद भी आ गया। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी से पूछा, मीर तकी मीर की बेटी भी राजी थी, रिश्ता तय हो गया। पूरे 1 साल तक रिश्ता लगा रहा और जब 1 महीना रह गया शादी में तो लड़के ने एक लिस्ट भेज दी मीर तकी मीर के पास कि मुझे ये चाहिए, अगर आप दे सके तो ठीक, वरना अपनी बेटी के लिए कहीं और रिश्ता देख लो। मीर तकी मीर ने उस लेटर को पढ़ा और पढ़ने के बाद सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचे, लड़का अच्छा है, मेरी एक ही बेटी है, चलो दुकान बेच देते हैं, चलो घर भी बेच देते हैं, लड़के की फरमाइश पूरी कर देते हैं। अब हमारी जिंदगी के दिन भी कितने रह गए हैं, बेटी कम से कम खुश रहेगी। बेटी को नहीं बताया और लड़के के लिए वो डिमांड पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी दुकान बेच दी, अपना घर भी बेच दिया और बेचकर पैसा भी ले लिया। लेकिन जिसको अपना घर बेचा उस आदमी से इतना कहा कि मुझे अपनी बेटी की शादी के दिन तक के लिए वो घर में रहने दो, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, रुखसती हो जाएगी, उसके बाद 2-4 दिन के बाद मैं और मेरी बीवी हम दोनों इस घर को छोड़ देंगे और कहीं रेंट पे, कहीं किराए पे रह लेंगे, कहीं झोपड़ी में रह लेंगे। उसने कहा ठीक है, हम आपकी बेटी की शादी के 10 दिन के बाद आपसे घर खाली कराएंगे, आप तब तक रहिए। इधर घर की कीमत मिल गई, उधर दुकान की कीमत मिल गई और लड़के ने जो डिमांड की थी वो सारी की सारी चीजें आ गई। इधर वो दिन भी आ गया, शादी की तारीख भी आ गई और लड़का बारात भी लेके आ गया। इधर निकाह भी हो गया, खाना भी खिला दिया गया। अब आखिरी रस्म पूरी हो रही है, लड़की को लाल रंग के जोड़े में तैयार किया गया, उसको दुल्हन बनाया गया। मेरे भाइयों, जब वो लड़की दुल्हन बन के तैयार होती है और जब लड़के की बहनें और लड़के की खाला जब उस लड़की को दुल्हन बनाकर गाड़ी में बिठाने के लिए ले जा रही है, तब लड़की अपने बाप, उसका भाई तो था ही नहीं, न और बहनें अपने बाप के गले से चिपक कर रोती है, कभी अपनी माँ से गले से चिपक कर रोती है। और जैसे ही वो अपने बाप के गले से चिपक कर रोई, बाप ने कहा बेटी इसमें रोने की क्या बात है, तुम तो अच्छे घर में जा रही हो, आराम से रहोगी, मेरी बेटी तुम्हें नया घर मुबारक हो, मेरी बेटी तुम्हें ससुराल मुबारक हो, अब तुम जाओ। और तुम्हारी ये माँ है, लड़के की माँ, तुम्हारी माँ अभी तुम्हें लेकर गाड़ी में बैठेगी या लड़के की बहन तुम्हें लेकर गाड़ी में बैठेगी, जाओ और ससुराल का ख्याल रखना, अपने सास ससुर का ख्याल रखना, शौहर का ख्याल रखना। ये कहकर उसने अपनी बेटी को विदा कर दिया। रोते हुए उसने अपने बाप के सीने से अपना सर हटाया और लड़के की बहन के साथ ये गाड़ी में बैठने जाने लगी। इतने में उसकी एक सहेली आई, वो अपनी सहेली के गले से चिपक कर रोने लगी। होता है सहेली, मेरी सहेली, अब हम अपने ससुराल जा रहे हैं, तुम यहाँ रहोगी। वो सहेली अपने गले से लगाती है और कान में कहती है, आए मीर तकी मीर की बेटी, आए मेरी दोस्त, आए मेरी सहेली, शादी तुझे आबाद हो, शादी तुझे मुबारक हो, तेरा घर तो आबाद हो गया लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। उसके मुंह से बस इतना निकला, मेरी सहेली तेरा घर तो आबाद हो गया लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया।
वो अलग ले गई रोते हुए। मेरी सहेली, तुम्हें दोस्ती का वास्ता, मुझे बताओ क्या हुआ। उस सहेली ने रोते हुए बताया, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे बाप की दुकान बिक गई। जिस घर में तुम पली हो, बड़ी हो, पल बढ़कर जवान हुई हो, तुम्हारे जाने के बाद 10 दिन के बाद ये घर भी तुम्हारे बाप को छोड़ना पड़ेगा। ये सब कैसे हुआ? कहा ये लिस्ट तुम्हारे शौहर ने शादी से पहले दी थी और तुम्हारे बाप ने रिश्ता अच्छा समझकर इस शर्त को कबूल कर लिया, दुकान बेच दी, मकान बेच दिया, सिर्फ तेरी खुशी के लिए। इधर जल्दी से वो सहेलियां आ गई और लड़के की बहनें और खाला वगैरह, और कहा बेटी चलो, देर हो जाएगी, जल्दी चलना। उसको उठाकर कार में बिठा दिया। 2 घंटे का सफर, लड़की ससुराल पहुंच जाती है। अब उस इलाके की लड़कियां दुल्हन को देखने आती है। 2 घंटे वहां निशाने सितम बनी रही। रात का तकरीबन 12-1 बज गया। तब लड़की का कमरा खाली कराया गया और फिर उसके शौहर को अपनी बीवी के रूम में भेजा गया। जैसे वो बेड पर बैठता है लड़का और अपनी बीवी के सर से ओढ़नी को उतारकर उसके बाल को पकड़ना चाहता है, लड़की अपने शौहर के हाथ को हटाकर कहती है, मुझे टेंशन है, मेरे सिर में दर्द है, आज तुम हमसे बिल्कुल बात नहीं करो, चलो तुम यहां सो जाओ, मुझे भी थोड़ा घबराहट हो रही है। कहने लगा, क्या कह रही हो तुम? आज की रात हर लड़के और लड़की को इंतजार होता है, यार बाबू वाली रात होती है और तुम ऐसा कह रही हो। उसने सीधे कहा, सुनो, तुमने मुझसे प्यार ही कब किया? तुम्हें तो मेरे बाप की दौलत से प्यार था, मेरे बाप की दुकान बिकवा दी, मेरे बाप का मकान बिकवा दिया। अगर ये बात मुझे 1 दिन पहले भी मालूम हो जाती तो तेरे इस रिश्ते को मैं अपनी चप्पल की नोक पे ठुकरा देती। तुम जिस माल और दौलत से मोहब्बत करते हो वो नीचे रखा हुआ है तुम्हारी अम्मा के पास, जाओ उसी के साथ सो जाओ, हमारे इस रूम को आज के लिए खाली कर दो। उसने जिद की कि देखो, ये बहस करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, आज की रात तो हुज्जतों में न गुजारो। उसने हाथ पकड़ के खींचना चाहा, लड़की पैर से गिर गई और जैसी पैर से गिरी कि लड़की की रूह कब से उनसुरी से परवास कर गई। मीर तती मीर की बेटी को हार्ट अटैक पड़ा और मर गई। जंगल में आग की तरह खबर फैल जाती है, अभी अभी आई और उसका इंतकाल हो गया। सुबह तक ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। इधर मीर तकी मीर फजर की नमाज पढ़ने के लिए अपने मोहल्ले की मस्जिद में गए और वहां चर्चे हुए तो पता चला कि मेरी बेटी ससुराल में इंतकाल कर गई। जब तक फजर की नमाज पूरी हुई, ससुराल से भी कुछ लोग आ गए लड़की की और मीर तकी मीर से कहा, आपकी बेटी को हार्ट अटैक पड़ा और वो खत्म हो गई। मीर तकी मीर की बेटी ने अपनी बीवी को से बोला, चलो बेटी का इंतकाल हो गया। तो फिर वही सहेली सामने आई, कहने लगी, मीर तकी मीर से आपकी बेटी को हार्ट अटैक नहीं पड़ा, आपकी बेटी को मैंने बता दिया कि तेरा घर आबाद हो गया, लेकिन तेरा बाहर बर्बाद हो गया। इस सदमे ने तेरी बेटी की जान ले ली। मीर तकी मीर अपनी बीवी को लेके जाते हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। बीवी तो घर के अंदर चली गई, मीर तकी मीर जा रहे हैं। बेटी की ससुराल तो रोक दिया गया, अभी तुम्हारी बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है, अभी तुम अपनी बेटी को नहीं देख सकते। वो बाहर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद सफेद रंग के कफन से बेटी को लपेट दिया गया, नाक में कॉटन रुई लगा दी गई और फिर मीर तकी मीर को खबर दी गई, आइए और अपनी बेटी की लाश को देख लो। मीर तकी मीर जैसे घर के अंदर जाते हैं और अपनी बेटी के चेहरे पर नजर डालते हैं, रोते हुए मीर तकी मीर का हाल बुरा है। अपनी बेटी के कफन पर नजर डालते हैं, कहते हैं, मेरी बेटी, मैंने तो लाल रंग के कपड़े
में, सुर्ख जोड़े में तुझे रुखसत किया था, ये सफेद रंग का कफन तो मैंने तुझे नहीं दिया, ये सफेद रंग का कफन कहां से आया? मीर तकी मीर का दामाद कहता अबू क्या बोले चले जा रहे हो? अच्छा तुम तो शौहर हो, दामाद हो मेरे, अच्छा वो लिस्ट लाओ कहां है जो तुमने सामान मांगा था मुझसे? उसने कहा अबू वो लिस्ट तो आप ही के पास है, हमने आप ही को दी। मीर तकी मीर कहते हाँ वो तुम मुझे दी थी, तभी तो मैंने इंतजाम किया, जेब में हाथ डाला, लिस्ट निकाली, कहा मेरे दामाद इसमें कफन कहां लिखा हुआ है? तुमने जो चीजें मांगी थी वो सब है, ये कफन कहां है? ये तो तुमने नहीं लिखा था। आपको क्या हो गया है? कहा मैं यही तो जानना चाहता हूं कि तुम कफन लिखना क्यों भूल गए थे? सब कुछ तुमने मांग लिया, सिर्फ मेरी बेटी को तुमने कफन दिया। काश ये कफन भी लिख देते ताकि मेरी बेटी के जिस्म पर वही कफन होता और तेरे घर का कोई चीज मेरी बेटी के सर पे जिस्म पे ना होती। क्या समझते हो तुम अपने आप को? मेरी बेटी को हार्ट अटैक पड़ सकता है। अरे मेरी बेटी को तेरी जहेज की लिस्ट में सदमे में पहुंचाकर उसको हार्ट फेल हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, उस डिमांड ने किया है। फिर उसने अपनी बेटी के कफन को पकड़ा, ऐसे सफेद रंग के कफन को, और कहता है मेरी बेटी आज से तेरे बाप की शायरी खत्म, आज के बाद मैं एक भी शेर नहीं पढ़ूंगा, किसी मंच पे नहीं जाऊंगा, आज के बाद शायरी को अलविदा कहता हूं। लेकिन आज आए मेरी लख्ते जिगर, आए मेरी बेटी, आज मैं तेरे इस कफन को पकड़ कर एक शेर पढ़ रहा हूं और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। इस आखिरी शेर के बाद हमारा कोई शेर नहीं होगा, पूरी जिंदगी के लिए मैं संन्यास ले लूंगा शेर शायरी से। फिर मीर तकी मीर ने अपनी बेटी के कफन को पकड़ा और पकड़ कर कहता है अब आया है ख्याल आराम जा इस मुरादी में, अब आया है ख्याल आराम जा इस मुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम अस्बाब शादी में। अरे मेरी बेटी अब ख्याल आया है अस्बाब शादी में मैंने तुझे कफन नहीं दिया, काश ये कफन भी तुझे अपने बाप की तरफ से मिला होता। फिर उसने कहा आए मेरे दामाद ये कफन तो तुमने दिया हटाओ, मैं अपनी चादर लेकर आया हूं। उसने जल्दी से अपनी बेटी को अपनी चादर उड़ाई और उसका कफन उसके मुंह पे मार दिया। फिर कहा आए मीर तकी मीर, मेरे दामाद मेरी बेटी तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी, मैं अपनी बेटी की लाश को उठाता हूं और मैं अपनी बेटी को अपने कब्रिस्तान में, अपने बाप दादा के कब्रिस्तान में दफन करूंगा, इसलिए कि मेरी बेटी को तेरे जहेज की डिमांड के सदमे में मारा है, मेरी बेटी तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी। फिर वो अपनी बेटी को जब उठाने लगा तो मोहल्ले वाले कहने लगे जाने दो, जो हुआ हुआ छोड़ो, अब तो किस्मत में था, मौत तो सबको आनी जानी है। मीर तकी मीर ने उन मोहल्ले वालों को लेक्चर में दिए कहा आज आ गए हो हमें समझाने के लिए, जब इसने करोड़ों रुपए की रिश्वत मांगी थी, जहेज मांगी थी, लिस्ट दी थी, उस वक्त तुम कहां मर गए? उस वक्त लड़के को क्यों नहीं समझाया था कि मीर तकी मीर की बेटी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, बस उतना काफी है। जब जहेज मांगा जा रहा था तो तुम्हारी आत्मा कहां मर गई थी, तुम्हारे जमीर कहां मर गए थे, जो लड़के को नहीं समझा सके। और आज मेरी बेटी मर गई और इसको लेकर जब हम अपने कब्रिस्तान में जाने लगे तो हमें समझाने के लिए आ गए। हटाओ यहां से, न तुम्हारी मानता हूं न तुम्हारे बाप दादा की। और नहीं मानना, मीर तकी मीर अपनी बेटी की लाश को ले गया और अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया। कितनी जाने जाती है जहेज न होने की वजह से। हर चीज आप तय कर लेते हैं, हर चीज आप समाज में पंचायत बिठा के तय कर लेते हैं, ये तय क्यों नहीं होता है कि जो जहेज देगा उसका बाइकाट, जो जहेज लेगा उसका बाइकाट? इस इलाके के और इस बस्ती के मौलवी ये तय क्यों नहीं करते कि जहां जहेज लिया और दिया जाएगा वहां हम निकाह पढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे? ये सब पंचायतों में तय क्यों नहीं होता है? अभी कोई लड़का लड़की लेके भाग जाए, अभी पंचायत बैठ जाएगी और इसको इतनी सजा, इसको इतनी सजा, सारी सजा लड़के को दी जाती है। 5 लाख जुर्माना दो, तुम लेके भागे। अरे लड़की की मर्जी ना होती तो लड़का लेके भागता, लड़की की मर्जी भी भागने में शामिल है, लेकिन सजा सिर्फ लड़के को दी जाती है। 2 लाख, 3 लाख,
5 लाख का जुर्माना, ये कौन सा फैसला है? और ऐसा फैसला जिस पंचायत में होता है, कयामत के दिन अल्लाह की पंचायत में आए पंचायतियों तुम्हें घसीटा जाएगा। सिर्फ लड़के पर जुर्माना लगाकर लड़की को आजाद कर देते हो। अल्लाह के आजाद से डरो, कयामत के दिन तुम उसके फैसले से नहीं बच सकते हो। इंसाफ करो तो साफ इंसाफ करो। जब कुरान हमें यह बता रहा है कि लड़के और लड़की में जब गलत काम होता है तो उसमें लड़की की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। जब लड़का लड़की एक दूसरे को लेकर भागते हैं तो उसमें लड़की का किरदार ज्यादा होता है। तो आप सिर्फ लड़के को सजा देने वाले कौन होते हो? जब कुरान ने ये कहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा, जिनाकार लड़की और जिनाकार लड़के दोनों को 100 कोड़े मारो। पहले लड़की का लफ्ज, बाद में लड़के का लफ्ज। पहले लड़की के लिए कहा जिना करने वाली लड़की, बाद में कहा जिना करने वाला लड़का। दोनों को 100 कोड़े मारो। अगर शादीशुदा नहीं है तो, कुंवारे हैं तो 100 कोड़े मारो। कुरान ने ये बताकर हमें ये मैसेज दिया है कि जब भी गलत काम होगा तो लड़के से ज्यादा लड़की उसकी जिम्मेदार होगी। अगर लड़की न चाहे तो लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर ही नहीं सकता। अगर लड़की भागने पर तैयार ना हो तो लड़का किसी लड़की को जबरदस्ती भगा नहीं सकता। इसलिए फैसला करो तो ईमानदारी के साथ फैसला करो, फैसला करो तो सच्चाई के साथ फैसला करो, फैसला करो तो कुरान हदीस को सामने रखकर फैसला करो। और फैसला तो ऐसी चीज है कि अल्लाह ने कह दिया वला यजरिमन्नकुम शनान कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अपने दुश्मन के साथ भी बैठा हो तो उसके साथ भी इंसाफ वाली बात कहो, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें बेइंसाफी करने पर मजबूर न कर दे। इसलिए दुश्मनी मत देखो, ये मत देखो ये मेरा दुश्मन है और फैसला उसके खिलाफ कर दो। दुश्मन के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। 12:08 हो चुके हैं, 1.5 घंटा काफी है मेरे भाइयों। कल इंशाअल्लाह कुछ ज्यादा वक्त ले लिया जाएगा आपका।